गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो हमारा पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ आज हमारा टॉपिक है वो है यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको हिंदी में कहेंगे यूपी टेट। इसके बैकग्राउंड को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम टेट को समझते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट को समझेंगे। तो टेट क्या है? 2011 से पहले संपूर्ण देश में शिक्षकों के लिए सिर्फ प्रशिक्षण कोर्स करने के बाद उनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाती थी। मैं संपूर्ण भारत की बात करता हूँ, संपूर्ण राष्ट्र की बात करता हूँ। एक वह स्थिति थी 2011 से पहले की, 2012 से पहले की। 2011 में तो इन चीज़ों को लाया गया। 2012 से पहले की स्थिति ये थी कि संपूर्ण भारत में चाहे देश का कोई भी कोना हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, संपूर्ण देश के अंदर जो भी ट्रेनिंग कोर्स होते थे शिक्षा से संबंधित, जो भी प्रशिक्षित पाठ्यक्रम होते थे, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, खासतौर से शिक्षा में बीटीसी हो या बीएड हो, बीएड वालों को विशेष रूप से विशेष प्रशिक्षित करके उनको बेसिक शिक्षा में एंट्री करा दी जाती थी, उनको स्थायी अध्यापन कर दिया जाता था। लेकिन एनसीटीई ने एक गाइडलाइन जारी की 2009 में, जिसमें कहा गया कि कोई भी शिक्षक अब देश में बिना शिक्षक पात्रता पास किए हुए नहीं बनेगा। अर्थात कोई भी शिक्षक बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए देश में शिक्षक अब नहीं बनेगा। अर्थात वही शिक्षक अब स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से सरकारी विद्यालयों में, अब तो प्राइवेट विद्यालयों की बात की गई है, सभी विद्यालयों में तभी अध्यापन कार्य कर पाएगा जब वो अध्यापक पात्रता परीक्षा को पास कर लेगा या उत्तीर्ण कर लेगा। तो ये स्थिति तब आई जब एनसीटीई ने 2011 में गाइडलाइन जारी की। जैसे ही गाइडलाइन जारी हुई, प्रदेशों की बाध्यता हो गई। प्रदेश न चाहते हुए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को कराने के लिए बाध्य हो गए। तो इस प्रकार से संपूर्ण देश में संपूर्ण राज्यों ने जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उसको एक अवसंरचना के रूप में अपनाया। और इस प्रकार से 2011, कुछ राज्यों में 2012 में क्या किया गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किए गए। और जो भी इच्छुक छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस अध्यापक पात्रता परीक्षा को में आवेदन किए और उन्होंने टेट का जो एग्जाम था उसको पास किया। ये भी कई तरीके का होता है। केंद्र के स्तर पर सीटेट बोलते हैं, केंद्र के स्तर पर क्या बोलते हैं, सीटेट बोलते हैं, इसको सीटेट बोलते हैं। और राज्यों के स्तर पर अपने राज्य का नाम होता है प्लस टेट लगा होता है। जैसे सीटेट का तात्पर्य होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये केंद्र के स्तर पर होता है। राज्य के स्तर पर टेट होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। यूपी की बात करूं तो यूपी में बोलते हैं यूपी टेट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और पंजाब में पंजाब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक वैसे ही एमपी में एमपी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अपने अपने राज्यों के, हर एक राज्य के क्या होते हैं, अलग अलग राज्य अपने शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करता है। जो भी अभ्यर्थी होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, तभी उनका चयन शिक्षा में किया जाता है। इस प्रकार से अब शिक्षा में आमूल परिवर्तन हुआ है। शिक्षकों की योग्यता को बढ़ाने के लिए, अच्छे अध्यापकों का चयन करने के लिए इस पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड जाना। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके बैकग्राउंड की। तो ये
हम लोगों ने 86वां अमेंडमेंट पढ़ा भारतीय संविधान का। इसमें कहा गया शिक्षक जो छात्र हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये 2009 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया गया। इस प्रकार से प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार, उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अधिनियम 2009। ठीक है, समझ में आया। ये एक एक्ट था, ये एक ये एक अधिनियम था जिसके द्वारा इसमें इसकी एक धारा थी 23 की धारा 1, अधिनियम की धारा 23 का सबसेक्शन था 2, धारा 2 थी। इसमें इसके द्वारा कुछ शक्तियों के अनुक्रम में इसके द्वारा प्रदत्त या दी गई प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में, प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में, ठीक है, के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो मैं अभी बात कर रहा था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की जो मैं बात कर रहा था वही है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा परिषद ने अधिसूचना दिनांक, परिषद द्वारा उन्होंने अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन जारी किया। अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 द्वारा 23 अगस्त 2010 द्वारा क्या किया उन्होंने, 2010 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 के शिक्षकों हेतु द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई, के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम अर्हता या मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई या निर्धारित की गई, निर्धारित की गई। ठीक है, इनके लिए क्या किया गया, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, तभी किसी भी राज्य में देश के अंदर जो एक शिक्षक बनेगा, एक शिक्षक तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक बनेगा, वो तभी एलिजिबल होगा, तभी पात्र होगा। और इसके बाद जो शासनादेश था, शैक्षिकता के साथ साथ सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कह दिया कि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा
उत्तीर्ण करना या पास करना अनिवार्य होगा। शर्तलाभी शिक्षक तभी बन पाएगा कोई भी व्यक्ति जब वो शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, इन्होंने ये बात कह दी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, साथ राज्य सरकार आए शासनादेश 1828, शासनादेश 1828/15 शासनादेश 1828/15 11/2011 15/11/2011। यदि आप यहाँ पर जब पर दिखाई ना दे, एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा मैंने बढ़ा के लिख दिया है क्योंकि ये शासनादेश कट जाएगा। फिर 1828 तो ये शासनादेश संख्या थी और उसके साथ साथ डेट लगी हुई है, वो है 15/11/2019, 15 नवंबर 2011 को क्या किया, एक शासनादेश आ गया दिनांक 7 सितंबर 2011 के साथ को पास कर दिया गया। ठीक है, ये शासनादेश पास हो गया। अब क्या है, अब प्रत्येक राज्य के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब क्या होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष कराई जाएगी। अब आगे देखते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम या स्वरूप क्या होगा। टेट, टीपी टेट, आप लोग चाहे तो लिख लें या इसका नोट डाउन कर लें, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यूपी टेट का स्वरूप अथवा पाठ्यक्रम। ठीक है, यूपी टेट का स्वरूप क्या होगा या इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार का इसका आकार होगा, उसको भी निर्धारित किया गया। तो यूपी टेट को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो क्या होगा, एक तो प्राथमिक स्तर पर होगा, पहला ये दो भागों में बांट दिया उन्होंने, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से कक्षा 5। ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्राथमिक स्तर हो गया। और दूसरा हो गया उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, ये हो गया कक्षा 1 से कक्षा 5 और ये हो गया कक्षा 6 से कक्षा 8। ठीक है, ये दो भागों में बांट दिया गया, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। इसके साथ उन्होंने क्या किया, इस प्रश्न पत्र की संरचना होगी, प्रश्न पत्र का जो आकार होगा वो कैसा होगा, क्या विषय रहेंगे। प्रश्न पत्र की संरचना, प्रश्न पत्र की संरचना कैसी होगी वो देखते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए देखते हैं
प्राथमिक स्तर के लिए क्या होगी, प्राथमिक स्तर के लिए जो हमारे विषय रहेंगे, जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, जो हमारे अंक रहेंगे, वो इस प्रकार से रहेंगे। प्राथमिक स्तर पर पहला विषय रहेगा हिंदी। हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 प्रश्न होंगे, जो कितने अंक के होंगे, जो 30 अंक के होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। इसके साथ अंग्रेजी विषय रहेगा, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 प्रश्न होंगे और इसके भी 30 अंक होंगे। ठीक है। दूसरा, पहला भाषा हो गया हिंदी, दूसरा हो गया अंग्रेजी अथवा उर्दू भी हो सकता है इसमें। ठीक है। तीसरा, बाल विकास। यहां पर ये क्या हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, ऑब्लिक क्या हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संस्कृत उर्दू दूसरा रहेगा। और इससे पहले जो हमारा विषय था वो होता बाल विकास। बाल विकास पहला सब्जेक्ट था। इसमें भी प्रश्न कितने थे, 30 प्रश्न, 30 अंक। ठीक है। फिर उसके बाद 2 पेपर हमारे क्या रहेंगे, भाषा के रहेंगे। पहला हिंदी रहेगा, हिंदी में 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक का होगा। फिर संस्कृत उर्दू या अंग्रेजी में से कोई एक विषय रहेगा, इसके 30 प्रश्न होंगे और इसमें भी क्या रहेंगे, 30 अंक रहेंगे। इसके साथ साथ गणित रहेगा, इसके साथ अन्य विषय होगा गणित। ठीक है। गणित रहेगा, गणित में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 रहेंगे, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। ठीक है। और उसके बाद रहेगा पर्यावरण, उसके बाद रहेगा एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इसमें से भी क्या रहेंगे, 30 अंक होंगे और 30 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे, कुल प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न यही लिख देता हूं नीचे। अब ये कुल प्रश्न होंगे, वो कितने होंगे, कुल प्रश्न वो होंगे 150 और कुल अंक होंगे वो 150 होंगे। इस प्रकार से पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति गलत उत्तर देता है, एक से ज्यादा ऑप्शन लिखता है, अर्थात कोई भी कॉलम छोड़ देता है या डबल भर देता है या 3 भर देता है, उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। इस प्रकार से प्राथमिक स्तर का जो पेपर रहेगा उसकी संरचना रहेगी, उसका स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर यहीं पर लिख देता हूं, उच्च प्राथमिक स्तर। यहाँ पर बाल विकास के 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, संस्कृत उर्दू अंग्रेजी में से कोई भी पेपर ले सकता है स्टूडेंट्स, इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसके गणित के क्या रहेंगे, उसके गणित में रहेंगे। जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट होगा या साइंस के अलावा बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा या साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या रहेंगे, उसके 30 प्रश्न गणित के रहेंगे और 30 प्रश्न किसके रहेंगे, विज्ञान। 30 प्रश्न किसके होंगे, विज्ञान। 30 प्रश्न विज्ञान के होंगे, 30 अंकों के होंगे। और उसके बाद क्या रहेगा, पर्यावरण रहेगा, पर्यावरण रहेगा। ठीक है। तो ये किसके होंगे, 30 अंक, सॉरी 30 प्रश्न ये होंगे पर्यावरण के, 30 नंबर के होंगे। इस प्रकार से इनका पेपर भी क्या होगा, ये कुल प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 150 होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कुल अंक होंगे वो 150 नंबर होंगे, 150 अंकों के होंगे।
इस प्रकार से पूरा कितने का होगा, 150 का होगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 अंकों के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा और मेंशन कर ले, समझ लें आप लोग। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी का रहता है या जूलॉजी बॉटनी का रहता है, जिसका टीचिंग मेथड जिसने अपने जो भी उसने बीटीसी की है या बीएड किया है, उसका जो टीचिंग का सब्जेक्ट रहा है वो रहा है बायोलॉजी रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही जूलॉजी बॉटनी से भी 30 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर गणित विज्ञान के 60 होते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और फिजिक्स के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्ट्रक्चर वही रहेगा। ठीक ऐसे ही यदि कोई स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान का होता है, आर्ट का होता है, उसके लिए सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी फॉर्मेट वैसे के वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ईपी टेट को समझा। ईपी टेट क्या है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ से बीटीसी करके निकलेंगे तो आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना नितांत रूप से आवश्यक है, अनिवार्य है। आप सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में तभी शिक्षण कार्य कर पाएंगे जब आप टेट क्वालिफाई होंगे। इसलिए टेट का स्ट्रक्चर समझना, टेट है क्या, किस अध्यादेश द्वारा आया, कौन सी वो संस्था थी जिसने देश को आदेशित किया कि अब शिक्षकों के बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी जाए या अनिवार्य होगी। इसके बाद संपूर्ण राज्य सरकारें हरकत में आई, उन्होंने अपने प्रदेशों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित की, अपने जो पेपर थे वो निर्धारित किए, उनके अंक निर्धारित किए, उनको किस प्रकार से रखा जाएगा वो सारी चीज़ें राज्य सरकार ने कर दी हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने ईपी टेट को जाना है। ईपी टेट है क्या, इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेट को समझ लिया है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए योग्यताएं क्या है, ईपी टेट के लिए अर्हता क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि जिस किसी भी छात्र ने, जो इच्छुक छात्र है, जिसने बीटीसी की है या बीएड की है या उर्दू बीटीसी की है या विशेष डीएलएड किया है या डीएड किया है, तो जो भी छात्र पात्र है उसको कम से कम स्नातक में 50% अंक लाने होंगे। अरे अनिवार्य रूप से जो ग्रेजुएशन में 50% अंक लाया हो। हालांकि एससी और एसटी के लिए अब इसमें शिथिलता रहती है, खासतौर से एसटी के लिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के पास प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष की बीटीसी है या फिर सीटी नर्सरी है, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग है 2 वर्षीय है, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है वो है 1 वर्षीय बीएड। यदि किसी व्यक्ति ने 1 वर्षीय बीएड की है तो उसको भी बेसिक शिक्षा में उच्च प्राथमिक के लिए बीच में हालांकि भिन्न कर दिया गया था बीएड वालों को, लेकिन दोबारा से रीओपन कर दिया गया है, तो वो भी पात्र माने जाएंगे जिसने 1 वर्षीय बीएड डिग्री की है। दूसरा है, अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड, अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद जो है उसके द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड विद्यालय हैं उनसे यदि किसी व्यक्ति ने बीएड की है तो वो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में मान्य होगा। नेक्स्ट है वो है एनसीटी द्वारा प्राप्त विशिष्ट या विशेष बीटीसी प्रशिक्षण। यदि किसी व्यक्ति ने एनसीटी द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है उनसे क्या किया है, उनसे उन्होंने विशेष या विशेष बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट है वो है वह व्यक्ति जिसने डीएड विशेष शिक्षा अथवा बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्ययन शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा। अर्थात विशेष बीटीसी की बात की जाती है, अर्थात ऐसे जिन्होंने बीटीसी या विशेष बीटीसी के कोर्स किए हैं, नियुक्ति के बाद जिसने बीएड किया है तो उनको क्या किया जाएगा, 6 महीने का प्रशिक्षण देकर उनको स्थायी शिक्षक बना दिया जाएगा। और तभी बनाया जाएगा जब इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए एलिजिबल है जब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें जाना है। हालांकि कुछ विशेष कैटेगरियाँ हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, ओएचपी हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति है, उसमें एज की रिलैक्सेशन रहेगी, उसमें कुछ अंकों की छूट रहेगी, तो ये भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।